हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आइए यहाँ पर कुछ वस्तुओं को हम लोग देखें। जैसे ये गोली है, शीशे की गोली है मान लीजिए, तो हम पूछे कि कितनी गोलियाँ हैं। तो यहाँ पर हम गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोलियाँ। ठीक है। यहाँ का है कि कितने फूल हैं, कितने फूल हैं, ये इस सब पर ध्यान देना है। कितने फूल हैं तो 1 2 3। हम जब ये कह रहे हैं कि अमुक वस्तु, जैसे चाहे गोली हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अमुक वस्तुएं कितनी हैं, तो हम उसको गिन करके बता देंगे। और कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, उसको हम संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? संख्या, नंबर। यहां पर यह बोध करा रहा है कि इसमें 10 वस्तुएं हैं। ये 3 वस्तुओं का बोध करा रहा है। ठीक है। इस संख्या को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे संख्यांक कहेंगे। ये क्या हो गई? संख्या हो गई। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का प्रयोग करते हैं उसे संख्यांक कहेंगे। जैसे ये कितनी गोलियां हैं? कितनी गोलियां हैं? तो यहां पर हम काउंट करेंगे, कहेंगे 10। लेकिन इस 10 को प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का प्रयोग किया जाएगा वह उस संख्या का अंक कहलाएगा। इस संख्या का अंक, इसको प्रदर्शित करने के लिए इस संख्या का अंक यहां पर जो 10 है वह संख्यांक कहलाएगा। इसके लिए फूलों की संख्या कितनी है? 3। ये क्या हो गया? ये सब संख्यांक होंगे। ये सब जो है संख्यांक हो गए। संख्यांक का मतलब क्या हो गए? संख्या प्लस अंक से मिलकर के संख्यांक बना है। तो संख्या को निरूपित करने के लिए जिस अंक का प्रयोग होता है उसी को संख्यांक कहते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि और इससे संबंधित क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। हेलो एवरीवन, मैं आरसी विश्वकर्मा। डीएलएड की इस कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग को आनंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आनंद के साथ साथ हम लोग अच्छी तरह से सीख भी लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर संख्या और संख्यांक के बारे में बताया, और जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये संख्यांक है 10, तो 10 को निरूपित करने के लिए 3 प्रकार से इसको लिखा जाएगा। जैसे 3 है तो 3 को इस तरह से भी लिखा जाएगा। ठीक है। 3 को इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे कर देंगे। और 3 को ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है। इसको कहेंगे हम देवनागरी लिपि। इसको कहेंगे रोमन लिपि। ये रोमन लिपि है। ठीक है। रोमन लिपि, इन सब के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे अभी।
और इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय लिपि। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में हम कहीं भी इस अंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग भारत में करते हैं। भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर 3 का प्रयोग अन्य किसी देश में हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर समस्या आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। तो और लेकिन ये जब इसकी बात करेंगे सब लोग पूरे विश्व में समझ जाएंगे कि ये 3, ये जो है 3 है। तो अंकों को निरूपित करने के लिए 3 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि, जिसको ऐसे करते हैं, 4 को देखिए, 4 को लिखना होता है। जैसे 1 से 9 तक की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इस तरह से 2, 9 और 10 लिखना होगा तो ऐसे करके एक 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा। तो ये सब क्या है ना, ये सब देवनागरी लिपि है। और इसमें रोमन की बात करें तो रोमन में 1, 10 भी लिखेंगे ऐसे। ये हो गया रोमन लिपि। अंतर्राष्ट्रीय लिपि में 1, 9 ऐसे अपना लिखते चले जाएंगे। तो ये सब जो है अंकों को निरूपित करने के लिए जिन लिपियों का प्रयोग करते हैं उसमें 3 है। ठीक है, तो ये हो गया अंकों का निरूपण। इसमें हम लोग देख लिए कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक क्या होता है। अब इन अंकों को निरूपित करने के लिए किन किन लिपियों का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे रोमन लिपि का, विधिवत चर्चा करेंगे हम लोग रोमन लिपि। आइए देखते हैं रोमन संख्याओं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें। रोमन संख्याओं को जब प्रदर्शित करना होता है तो जैसे एक लाइन खींच देते हैं, 2 लाइन, 3 को 3 लाइन, 4 ये IV लिख देते हैं। यहाँ 5 के लिए ऐसे, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, इसको 12 कहेंगे। यहाँ 13, 14, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते भी चलें कि अंकों को किस तरह से लिखा जा रहा है। देखिए 1, 2, 3, इसके बाद देखिए 4 के लिए 4 लाइन भी हो सकती थी, 4 के लिए 4 लाइन भी हो सकती थी। लेकिन रोमन अंकों में एक संख्या का अधिकतम 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3 लाइन, 4 लाइन नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार उसका प्रयोग या 3 बार उसको रिपीट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 4 है तो 4 को देखिए कैसे, ये 5, अगर कि 5 को ले लें तो 5 से ये देखिए इधर जो है 1 कम होता है। ये 5 है ना, इधर 1 लाइन खींच देंगे तो 5 से 1 कम यानी 4, और इधर खींच देंगे 1 लाइन तो 5 से 1 ज्यादा यानी 6। देखिए यहाँ पे 6 हो गया, 2 लाइन खींच देंगे 7, 3 लाइन 8। अब देखिए यहाँ पे 4 लाइन नहीं खींचा है, 5 के बाद 4 लाइन नहीं खींचा है, 3 ही खींचा है, क्योंकि 3 से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए 10 है, 10 से इधर 1 कम 9, और 10 से इधर 1 ज्यादा 11, 2 12, 13, यहाँ पे 14, 15 के लिए 10 और 5 ऐसे, 10 और 6, 10 और 7, 10 और 8, 10 और 9 के लिए देखिए 10 और 9 के लिए इसका प्रयोग करेंगे ना, IX ऐसे, और 20 के लिए 10 का 2 बार प्रयोग करेंगे, 10 10, ये 20 हो गया। 30 के लिए 3 बार प्रयोग करेंगे, 40 के लिए 4 बार प्रयोग करेंगे नहीं,
3 से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करेंगे ना। तो अब ये 40 के लिए देखिए 50 को पहले देखते हैं। 50 के लिए L का प्रयोग किया जाता है और 40 उससे 10 कम है, तो L के पहले 10 लिख दीजिए, 50 हो जाएगा। अब 90 की बात करें तो 100 के लिए C का प्रयोग करते हैं और 90 क्या है, 100 से 10 कम है, यानी C के पहले 10 कम यानी X ऐसे लिख देंगे। ठीक है। 400, 500 हमने नहीं लिखा, 500 के लिए देखिए D का प्रयोग करते हैं, 500 के लिए D का प्रयोग करते हैं। तो 400, 500 से 100 कम है, तो पहले तो D लिख दें और 100 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये C का, तो यहां पे CD कर देंगे। 1000 के लिए देखिए M का प्रयोग करते हैं, 900 पर भी आएंगे हम लोग, और 900 क्या है, 1000 से 100 कम है, तो यहां पर हम कर देंगे, पहले तो लिख देंगे 1000, इससे इधर 100 कम। 5000 के लिए देखिए पहले ये जो 3 जीरो है ना, इसको अगर कहीं ध्यान न दिया जाए भी, ऐसे करें तो देखिए अगर 3 जीरो को छोड़ देंगे हम, अगर छोड़ देते हैं तो हमको ये सिर्फ 5 मिलेगा। तो 5 को हम कैसे दिखाते हैं रोमन में, ऐसे, और 3 जीरो के लिए हम ऐसे कर देंगे। ये 5 के ऊपर जब ऐसे लाइन खींच देंगे तो इसको कहेंगे 5000, 5000। यहाँ क्या है, 3 जीरो हटाते तो ये क्या है, 10 है, तो 10 के लिए तो ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए, 10,000 हो गया। 50,000 है तो 3 जीरो हटाए ना, तो 50 को कैसे लिखते हैं, L, इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए, 50,000 हो गया। लाइन का मतलब 3 जीरो यानी 1000 गुना। यहां पर देखिए 3 जीरो हटाते तो ये 100 को किससे निरूपित करते हैं हम लोग, 100 को देखिए C से, तो यहां हो गया C और ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। यहां पर 3 जीरो हटाए थे तो क्या हो गया, 500 के लिए D का प्रयोग करते हैं और उस पर अगर लाइन खींच देंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 लाख हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 जीरो हटा देंगे तो ये हो गया 1000 के लिए हम लोग M का प्रयोग करते हैं और ऊपर जब लाइन खींच देंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरह से रोमन अंकों को किस तरह से किन किन संकेतों से निरूपित करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। और इतने जितने संकेत हैं ये अगर आप याद कर लेते हैं तो रोमन अंक का कोई सवाल नहीं फंसेगा। अब रोमन अंकों में ये पूछता है कि बताइए इस संख्या को रोमन में कैसे निरूपित करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि 270, तो इसको क्या करिए, ऐसे से करिए, तोड़ दीजिए, 200 प्लस 70। 200 के लिए देखिए, 100 के लिए तो C का प्रयोग करते, कहाँ गया 100 के लिए C, 200 के लिए 2 बार C लिख देंगे, 200 और 70 देखिए 70 हम लोग लिखे हैं कहीं, L 50 हो गया, उसके एक आगे X लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर दोबारा लिख देंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे L X X, ये हो जाएगा 270। ठीक है। अब अगर कहीं हमको लिखना हो 5732, तो इसको पहले हम करेंगे 5000, है ना, 5 के बाद 3 जीरो, फिर 7 के बाद 2 जीरो, 700, फिर 3 के बाद 1 जीरो और प्लस 2। तो देखिए 5000 के लिए ऐसे लिखेंगे, ये 5000 हो गया, फिर 700 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 के लिए D, फिर उसके बाद एक और C आगे लिख देंगे तो 600, फिर एक और C लिख देंगे तो 700, यानी हो गया ये देखिए 500, 600, 700 हो गया। अब उसके बाद 30 का मतलब देखिए 30 यहां पे है X X X X X X, 30 हो गया और प्लस 2, ये हो गया 5732। ऐसे लिखेंगे रोमन अंकों में। इसी तरह से
इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसी तरह से इसको लिखा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जितने भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जितने भी चैप्टर, जैसे चैप्टर इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जो चारों प्रकाशन है, चारों प्रकाशन मीन्स ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य प्रकाशन, इन चारों बुक्स के सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। और इन चारों बुक्स के जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास साहित्य का किताब है तो वो राधा का भी क्वेश्चन देख सकता है, राखी का भी देख सकता है और ठाकुर पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन देख सकता है। इस तरह से उसको एक ही चैप्टर में बहुत अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इतने का वो प्रैक्टिस कर लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, कभी भी बैक नहीं आ सकता है, ये गारंटी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं की जब बात आती है तो गिनती की बात आती है। अब गिनती में जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 धनात्मक भी हो सकता है और 5 ऋणात्मक भी हो सकता है। एक क्रम जो है हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे बढ़ते चले जाएं। एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर इसको 0 के साथ ले लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा कि +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे अगर इन अंकों का प्रयोग करके अगर संख्याओं का निर्माण करना हो तो हम सिर्फ पूर्ण अंकों वाली संख्याएं पा सकते हैं। अगर 0 ले लेते हैं तो उन संख्याओं में 0 का भी समावेश हो जाएगा, 0 से भी संख्याएं बना सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, अगर कहीं ऋणात्मक संख्याएं ले लें और 0 ले लें और इधर +1, +2, +3 ऐसे ले लें, तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमको 3 तरह, मतलब संख्याओं को निरूपित करने के लिए 3 प्रकार यहां पे मिल रहा है। एक में प्योर धनात्मक, प्योर पॉजिटिव नंबर है। एक में धनात्मक संख्याएं तो हैं लेकिन उसके साथ एक 0 आ गया है। और तीसरे में हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और 0 है। 3 तरह की संख्याएं होंगी। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो पूरी धनात्मक होती हैं और जिसका शुरुआत 1 से होता है, 1 से होता है और चला जाता है अनंत तक, तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं इसको। इंग्लिश हो जाएगी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हो गए ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक गिनती की संख्याएं हैं और 1 से शुरुआत है और क्रम से आगे बढ़ता चला जा रहा है अनंत तक। जब 0 का उसमें समावेश हो जाता है, यानी 0 को भी ले लिया जाता है, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स, है ना। होल नंबर को हम W से दिखाएंगे, ये जो पहला अक्षर होता है ना W से, और इसको किस से दिखाएंगे, N से दिखाएंगे। इसका पहला अक्षर, नेचुरल नंबर का पहला अक्षर N, तो प्राकृतिक संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को, होल नंबर को W पहला अक्षर है तो W से प्रदर्शित करते हैं। और
इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो तीनों हैं, तो इनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, इसको नंबर्स। ये हो गया। अब इंटीजर में देखिए, इसमें धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या है। तो अच्छा, इसको ये आई पहला लेटर है ना, तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन धनात्मक पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि इसी में से, ये सभी पूर्णांक हैं और इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। +1, +2, +3, ऐसे ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इसी में ऋणात्मक भी है, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इसमें ये वाले सॉरी जीरो नहीं रहेगा, तो ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूर्णांक दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और संख्याओं के बारे में हम लोग ये देख ही लिए कि जो धनात्मक गिनती की संख्याएं होती हैं, जहाँ जो 1 से शुरुआत होती है, तो वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, n से दिखाते हैं। उसमें जीरो भी जोड़ दे तो पूर्ण संख्या। और धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इन संख्याओं के अलावा कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में यदि हम ये कहते हैं कि दो पूर्णांक हैं और दोनों पूर्णांक को बटे में लिख दें, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि बटे वाली संख्या जीरो ना हो, क्योंकि पूर्णांक में जीरो भी आता है। ये इसमें कोई दो संख्या ले लें और उसको बटे में लिख दें तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि बटे वाली संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हम जनरल फॉर्म लें तो P और Q दो पूर्णांक हों, ठीक है, तो P बटे Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। P और Q पूर्णांक है, जहां क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q जो है, जो बटे वाली संख्या है, जो बटे वाला पूर्णांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का होता है। और अगला हमारा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें हम लोग उदाहरण में 3/5, 4/7 इस तरह से ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या में P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या में क्या है कि P बटे Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई है, पाई का मान 22/7 या √3 है, इसको P बटे Q में नहीं लिख सकते हैं। √7 है या √5 है, √11 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो अब एक
हम लोग के पास और भी है जो सभी को समाहित किए हुए है, उसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर भाई सबको अपने अंदर लिए रहता है। वास्तविक संख्याएं सबको अपने अंदर लिए रहता है। इसमें क्या क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सब इसमें रहते हैं। ठीक है, मतलब कि और इसको हम आर से दिखाते हैं। पहला अक्षर आर है ना, आर से प्रदर्शित करेंगे तो आर जो है सभी का समूह रहेगा। एन का, डब्लू का, पूर्णांक का, अपरिमेय का। क्यू से दिखाते हैं इसको, रेशनल नंबर को क्यू, और अपरिमेय को अपरिमेय। ठीक है, तो ये हो गया संख्याओं के प्रकार और उनका निरूपण। अब आइए देखते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एक संख्या 10 है। 10 के ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 9। 10 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी? 11। तो इस संख्या को जो 10 के ठीक पहले है, इसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसका? दिए गए संख्या का। जो संख्या दिया रहेगा उसके ठीक पहले की जो संख्या होगी पूर्ववर्ती संख्या, और ठीक बाद वाली संख्या जो होगी उसको हम कहेंगे अनुवर्ती संख्या। ठीक है, किसी भी संख्या में से अगर हम एक घटा देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। किसी संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इन सभी का हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है, और उस 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 में से अगर 1 घटा दें तो 0, और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है नहीं। प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। हाँ, सबसे बड़ी वाली संख्या का अनुवर्ती हम निकाल सकते हैं। जोड़ते जाइए, एक एक जोड़ते जाइए, आगे की संख्या मिलती जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि 746 की पूर्ववर्ती संख्या, तो यहाँ से -1 कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा हमको 745, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 746 की पूर्ववर्ती संख्या। तो ये हो जाएगा 745। अनुवर्ती की बात करेंगे तो 746 में 1 जोड़ देंगे, वो हो जाएगा अनुवर्ती। तो इस तरह से पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती की अंग्रेजी जो है प्रीडिसेसर होती है, प्रीडिसेसर, और अनुवर्ती का सक्सेसर, सक्सेसर। 746
नेक्स्ट हेडिंग है संख्याओं का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर्स। इसमें हमने 345 संख्या लिया है और ये बताना है कि पहले हम लोग समझ लें कि स्थानीय मान क्या होता है। तो किसी भी संख्या का उसके स्थान के आधार पर जो मान होता है उसी को स्थानीय मान, नाम से भी है स्थानीय, जिस स्थान पर है उसका जो मान होगा, स्थान के आधार पर जो उसका मान होगा उसी को स्थानीय मान कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे 5 इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, ये देखिए इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, ये आप जानते होंगे। तो 5 का मान जब निकालेंगे तो 5 में इकाई यानी 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5, यानी इस 5 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 5 होगा, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है, 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, तो उसका मान स्थानीय मान 5 हो जाएगा। 4 की बात करें तो 4 किस स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 40। इस 4 की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान 40 होगा। इसकी बात करें, 3 की बात करें तो 3 इकाई दहाई सैकड़ा पर है, तो 3 में सैकड़ा यानी 100 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 300। यानी इस 3 की जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो 300, 4 की 40 और 5 की 5 ही रहेगी। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं लिखनी हो हम लिख सकते हैं, बस ये देखते जाएंगे कि किस स्थान पे है, उस संख्या को लिख करके उस स्थान का हम गुणा कर देंगे तो उसका मान जो आएगा वो स्थानीय मान हो जाएगा, उस संख्या का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर के इधर 5, 4, 3 ऐसे होता तो इसका क्या कर देता, देखिए 5 लिख देंगे, उसके बाद देखिए ऐसे कर दीजिए, 1 यहाँ पर 1 2 3 का गुणा, 3 0, 1 2 3 0 यानी कि 5000। यहाँ अगर इसका करना है तो 4 लिख दीजिए और कितने का गुणा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। अगर इसका करना है तो 3 लिख देंगे पहले और गुणा कितने का करेंगे, 1 तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 यानी कि हो जाएगा 3 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कहीं ऐसे करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पर आ रहा है, 3 है तो 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है या 4 का 10,000 यानी कि 40, ये 40,000 हो गया है ना, ये 1000 हो जाएगा 5,000, 340 ऐसे। तो ये हो गया संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं वो हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठाकुर प्रकाशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू किया हुआ है, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन लिए, छोटे छोटे हैं, कोई हल नहीं है, थोड़ा बहुत एक लाइन का है, तो इसलिए हमने 3 क्वेश्चन ले लिया है। पहला क्वेश्चन है संख्याओं को लिखने की लिपि है। ये पूछ रहा है कि जो संख्याएं लिखते हैं कितनी लिपियों में लिखे जाते हैं। तो हम लोग देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए 3 लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और ऐसे, है ना। तो ये देवनागरी लिपि, अंतर्राष्ट्रीय, रोमन। यहाँ पे देखिए क्या क्या देवनागरी है, रोमन है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये सभी, ये तीनों दिया हुआ, ये सभी दिया है, तो इसका मतलब कि ये विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें p/q दिया हुआ है, तो इसी को हम p/q को ही परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए एक्चुअल में परिमेय संख्या तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, और 1 है तो 1/1
इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ P/Q दिया हुआ है तो सुटेबल आंसर यही होगा, P/Q। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होता है। तो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, तो देखिए ये तो प्लस लगा है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये नहीं है। यहाँ प्लस लगा है, सीधे सीधे है, नहीं है। जीरो देखिए है तो जरूर, लेकिन जीरो न तो धनात्मक में होता है न तो ऋणात्मक में होता है, तो जीरो भी कट गया, बचा क्या ये, और माइनस लगा भी है। ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा भी है, तो ये विकल्प सही हो गया। तो ये हो गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 4, 50 को रोमन में लिखते हैं, मतलब किस संकेत द्वारा लिखते हैं ये बताना है। तो भाई ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो L से लिखा जाता है, ये 10 है, ये 5 है, ये 50 है और ये 500 है। 500 को D से लिखते हैं, तो ये L हो गया। ये दिया है XXB रोमन अंक है, मतलब ये इसका मान कितना है, ये 10, ये 10, ये 5, तो 10, 10, 20, 5, 25, ये हो गया 25। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। इकाई में 1 से गुणा करते हैं, इसीलिए इकाई का स्थानीय मान निकालते हैं तो सिर्फ वही संख्या मिलती है। दहाई वाली संख्या में जो है स्थानीय मान जब निकालना होता है तो 10 से गुणा करते हैं, तो जो संख्या होती है 10 गुना हो जाती है। सैकड़े में 100 से गुणा करते हैं, हजार में 1000 से गुणा करते हैं, तो इसमें ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 9805 में 8 का स्थानीय मान कितना दिया है? 9805 में 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 जो है सैकड़े पर है, तो 8 में कितने से गुणा होगा? 100 से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? 800। यानी 8 का स्थानीय मान इसमें जो है, 8 का स्थानीय मान 800 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से शुरू होकर के 1 2 3, यानी कि धनात्मक संख्या और 0, धनात्मक संख्याएं और 0 पूर्ण संख्या होगी। तो उसमें क्रमागत कर रहा है, तो क्रम से आगे आने वाली, तो यहां पर देखा जाए तो 4 5 6 क्रम से है, 5 6 7 क्रम से है, 6 7 8 ये भी क्रम से है, तीनों क्रम से है। तो ये सभी, यानी कि ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये ध्यान देना है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। तो ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, परिभाषा से है, ये भी अपरिमेय संख्या है। कोई नहीं दिया है तो वो तो ऐसे ही अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक होगा। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये होगा। तो देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 की पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती भी हम लोग डिफरेंशियल में देखे थे, इसमें शुरू के वीडियो में है। अनुवर्ती में क्या होता है? 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। तो यहाँ 9 की पूर्ववर्ती पूछा है, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हो गया 9 - 1 = 8। सी सही है। अब अतिलघु उत्तरी देखते हैं। अतिलघु उत्तरी प्रश्न में देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, जो न्यूमेरिकल है उसको हमने लिया है, और बाकी जो परिभाषा पर है, परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के शुरू में सारे डिफिनीशंस दिए गए हैं, उस डिफिनीशन के आधार पर आप सारे परिभाषाओं को, जो छुटे हुए प्रश्न है सब परिभाषा पर है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका दिया है कि 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें 6 का जब स्थान, देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार। हजार इकाई है तो 1 से गुणा, यानी कि 6 में 1 से गुणा कर देंगे तो आ गया 6, यानी कि इस 6 का स्थानीय मान 6 हो गया। यहाँ पर इसका करेंगे, ये देखिए दहाई स्थान पर है तो 10 का गुणा करेंगे 6 में,
6 गुणे 10 यानी कि 60 हो गया। इस 2 का स्थानीय मान निकालना होगा तो देखिए 2 सैकड़े पर है, सैकड़े पर का मतलब कि 100 से गुणा करना होगा, किसमें? 2 में। तो 2 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। 5 का स्थानीय मान देखिए 5000 पर है तो 1000 से गुणा करना होगा, तो 5 में 1000 से गुणा यानी हो गया 5000। तो ये हो गया लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, और सब बाकी जो है वो थ्योरेटिकल हैं, परिभाषा पर आधारित है, तो परिभाषा देख लेंगे तो वो हो जाएगा। इसमें देखिए 6987 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 6987 में 8 का स्थानीय मान, 8 देखिए कि किस पर है? इकाई दहाई पर है, दहाई पर है, तो इसका मतलब 8 में कितने से गुणा होगा? 10 से। तो 8 में 10 से गुणा तो कितना हो जाएगा? 80। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80। बस इतना ही करना है, इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट में दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, इसको संख्यांकों में यानी अंकों में व्यक्त करना है। तो 420 छोटे छोटे क्लासों में भी आप पढ़े होंगे। 3000, 3 जो है 1000वें स्थान पर, 500 500वें स्थान पर, और 10, तो 3510 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 संख्या 1,43,613 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। पहले हम ये पता कर लें कि 2 जगह 3 है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों का स्थानीय मान क्या है वो पता हो जाए, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं संख्या लिख दूं पहले, 1,43,613 1,43,613 में 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ के 3 का स्थानीय मान इकाई पर है, तो 3 गुणे 1 यानी कि 3। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें पर है ना, तो 3 में 1000 का गुणा यानी हो गया 3000। अब योगफल, तो 3000 और 3 को क्या करें? जोड़ दें, तो ये हो गया 3003, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। राधा पब्लिकेशन में आंकिक के नाम पर अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 5 एक है, और बाकी सारे के सारे प्रश्न जो है डिफिनीशन पर हैं, परिभाषा पर है, तो परिभाषा का मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग परिभाषा पढ़ लेंगे तो वो सब क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संक्षिप्त रीति से 10, 100, 1000 आदि की संख्याओं से गुणा करने तथा भाग करने का शिक्षण आप किस प्रकार देंगे? संक्षिप्त रीति से पूछ रहा है, यानी कि कैसे बहुत जल्द उसको हल कराएंगे। तो जैसे पहले 10 से बात करें, तो 5 गुणे 10, देखिए जब 5 में 10 का गुणा करते हैं ना, तो 1 0 बढ़ा देते हैं, संख्या में 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये 10 से गुणा हो गया। इसी में अगर 100 से गुणा करना है तो 2 0 है ना, तो बस 2 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया। 1000 से गुणा करना है तो 1000 में कितना 0? 3 0, 5 में 5 के साथ 3 0 लगा दीजिए, ये संक्षिप्त रीति से गुणा हो गया 10, 100 और 1000 का। अगर भाग करना है, जैसे मान लीजिए 2222 है, ठीक है। अब इसमें अगर 10 से भाग करना है, तो 10 से भाग करना है तो 1 0 ना,
एक अंक पर दशमलव, यानी कि 222.2 हो जाएगा। 10 में एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव। इसी तरह से अगर 2222 में 100 से भाग कर रहे हैं तो 2 जीरो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। ये हो गया। अब 1000 से तो 2222 में 1000 से भाग देना है तो कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 अंक पर दशमलव, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2.222। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट मेथड है, संक्षिप्त रीति से कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं 10, 100 और 1000 का। अगला प्रकाशन है साहित्य प्रकाशन, साहित्य पब्लिकेशन। इसमें पहले दिया है क्रियात्मक प्रश्न, तो उसको देख लेते हैं। हालांकि क्रियात्मक प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, तो हम सोचे कि इसको भी बता देते हैं। निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। देखिए अपवर्तक क्या होता है, किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसका भाग उस संख्या में चला जाता है। जैसे अगर हम 2 के अपवर्तक की बात करें तो इसमें 1 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग जाएगा, तो 1 2 इस 2 का अपवर्तक हो गए। इसी तरह से अगर 8 की बात करें तो इसमें 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा, और उस संख्या का तो निश्चित जाएगा 1, और उस संख्या का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 15 में 1 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, अब उसके बाद सीधे 15 का। 70 में देखिए अपवर्तक निकालने के लिए हम वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखिए बताए थे। 70 के लिए क्या करते हैं, 1 गुणे 70 कर देंगे, 2 गुणे 35 कर देंगे, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 गुणे 14 कर देंगे, 6 का नहीं जाएगा, 7 का 7 गुणे 10 कर देंगे, और उसके बाद 8 9 10 10 का भाग जाएगा तो 10 गुणे 7 यहाँ पे लिख दिया गया, यानी कि हो गया। अब लिखते कैसे हैं इसको, ऐसे लिखेंगे। ये सब जो है अपवर्तक हो जाएंगे 70 के। कौन कौन, 1 2 3 2 5 7 10 14 35 और 70। ये सब जो है 70 के अपवर्तक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में 15 किस संख्या का अपवर्तक है। देखिए 15 किस संख्या का अपवर्तक है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 15 का किस संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें भाग करके देखें, इसमें भाग करके देखें, सब में भाग करके देखना होगा। तो हम इसमें करके देख ले रहे हैं। दो बार 1 2 0 नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये अपवर्तक, इसका अपवर्तक 15 नहीं है। इसमें ऐसे बारी बारी से भाग करके देखेंगे। इसमें देख रहे हैं 1,51,290 में 15 का भाग एक बार कट गया, 1 0 2 अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 9 8 बार 15 बटे 120 9 बचा, 0 उतार देंगे ये वाला, 15 छक्का 90, यानी कि इस संख्या का अपवर्तक 15 है। क्रियात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3 है
निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त्य लिखिए। इस बार मल्टीपल से लिखना है। अपवर्त्य मतलब उसी संख्या का गुणक। प्रथम कह रहा है तो प्रथम का मतलब 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, ऐसे ही करना है। तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 2 का करेंगे तो 14, 3 का करेंगे 21 और 4 का करेंगे तो 28। इसी तरह से इन सब का निकालना है। जैसे मैं 19 का कर दूं तो 19 एकम 19, 2 का करेंगे तो 38, 3 का करेंगे तो 57 57 और 4 का करेंगे तो 76। इसी तरह से इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा करके यहां लिख सकते हैं, या उसका टेबल 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, ऐसे। 37 का टेबल तो नहीं याद होगा, तो इसमें 1 2 3 4 का गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या 14, 28, 35, 56 का भाग विधि से लसा ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? 14, 28, 35 और 56। 2 से 14, 35 को ऐसे उतार देंगे और यहाँ हो जाएगा 56। फिर 2 से 7 ऐसे उतार देंगे, यहाँ भी 7 हो जाएगा। 35 ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर 2 से इसलिए कि यहाँ पर भाग जा रहा है। फिर 7 हो गया, 35 उतार देंगे और यहाँ हो गया 7। अब 7 के पहले 5 से भाग जाएगा, 5 7 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा और यहाँ भी 7 से भाग दे देंगे तो 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। तो लसा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 4 7 28, 280। ये आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 डिफिनीशन पर है, इसलिए हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, 90 और 81 का लॉसव। देखिए लॉसव हम भाग विधि से निकालेंगे। 90 और 81 का 2 से तो यहाँ हो जाएगा 45, ये इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसे उतर जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 15, 3 दूना 6, 3 7 21। फिर 3 से 3 5 15, 3 9 27। फिर 3 से यहाँ 5 ऐसे उतर जाएगा, फिर 3 से 5 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ 1। अब 5 से ले जाएं 1 और 1, तो लसा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। अच्छा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो कैसे गुणा करेंगे? देखिए 5 का इसमें कर देंगे 10। अब उसके बाद आसान हो जाएगा। 5 गुना के 10, 33, 90, 270 और 810। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प बी सही हो जाएगा। 12 और 36 का मौसम भाग विधि से निकाल देते हैं। 36 में 12 से भाग दे दें तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब कि यही मौसम हो जाएगा। ठीक है, जिसने पूरा पूरा काट दिया तो वही मौसम हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 12 18 का मौसम क्या होगा? तो गुणनखंड विधि से कर दें। 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, 18 का 2 3 6 3 18। अब इनका मौसम 2 देखिए कॉमन है,
सिर्फ 2 कॉमन है ना, और 2 यहाँ 2 यहाँ, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक खेत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी जिससे खेत की लंबाई को पूरा पूरा मापा जा सके। अधिक से अधिक कह रहा है, तो इसका मतलब कि मौसा निकालना होगा। मौसा निकालना है तो मौसा किसका, 24 और 16 का भाग विधि से कर दें। 24 में 16 का, तो एक बार 8, यहाँ पे 16 कर देंगे, 2 बार ये, तो ये जो अंतिम बार में काटा है यही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6, 2 संख्याओं का मौसा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा गुणे मौसा। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। यहाँ पे कितना दिया है, 6400। लसा कितना दिया है, लसा निकालना है, यहाँ लिख दीजिए लसा, और मौसा कितना दिया है 16। फार्मूले में जो जो मान दिया हुआ है उसको रख लेते हैं। अब लसा निकालना होगा तो देखिए 16 को बराबर किस पार भेजेंगे, यहाँ गुणे में है तो इस धरा के बटे में हो जाएगा। क्या हो गया, 6400 बटे में 16 बराबर लसा। अब लसा को हम लोग इधर भी ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये काट देंगे, 16 चौको 64, 2 0 400 हो जाएगा। तो लसा कितना होगा 400 यानी कि ओ वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। 2 संख्याओं का मौसा 35 और उनका लसा 525, यानी कि मौसा और लसा दे दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, लसा दिया है, मौसा दिया है। फार्मूला लिख दें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। पहली संख्या कितना दिया है 175, दूसरी संख्या पूछ रहा है, लसा कितना दिया है 525 और मौसा दिया है 35। अब देखिए दूसरी संख्या पता करना है तो 175 बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो बराबर के उस पर जब जाएगा तो बटे में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35 बटे में 175। तो 25 से काट दें, 25 7 175, यहाँ पर हो जाएगा 25 दूनी 50 की, फिर 7 से 3 में 35 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 105। कौन सा होगा ये। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ चीज़ नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इन सभी प्रकाशंस के इस चैप्टर के एक्सरसाइज की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन लेकर के अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग वीडियो देख करके उसका सलूशन पा सकते हैं।
ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।